इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक है लेंज़ेल लॉ। लेंज़ेल लॉ का जो बेसिक पर्पस है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को फाइंड करना है। हमने जितने भी पहले टॉपिक्स पढ़े, इमोशनल ईएमएफ, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, फेराडेज लॉ, हर एक के फार्मूला में जो नेगेटिव साइन होता है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ को शो करता है। वो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमें पता चलता है लेंज़ेल लॉ की स्टेटमेंट से। तो लेंज़ेल लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस ईएमएफ विल ऑलवेज अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, कि जब भी किसी कंडक्टर में, किसी कॉइल में, किसी सॉलिनॉइड में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो हमेशा अपने कॉज को अपोज करेगा। मींस एग्जांपल देता हूं कि अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और अगर हमारे पास ईएमएफ फ्लक्स के डिक्रीज करने की वजह से प्रोड्यूस हुआ तो वो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इन बातों की समझ हमें जो नेक्स्ट हम केसेस को डिस्कस करेंगे उन्हें पढ़ने के बाद आएगी, और वही जो डिफरेंट केसेस हैं वो आपसे एग्जामिनर एमसीक्यूज में पूछ सकता है। तो पहला केस डिस्कस करते हैं मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड, कि मोशन ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर के मूव करने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और वो मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस करता है, तो किस तरह से वो अपने कॉज को अपोज करेगा। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जब हमारे पास कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, या तो उसके मूव करने की वजह से हमारा फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा, या उसके मूव करने की वजह से हमारा जो फ्लक्स है वो डिक्रीज हो रहा होगा। तो हमें कॉज का पता चल गया कि हमारे पास कॉज क्या है। कॉज है कि कंडक्टर की मोशन और उसकी वजह से फ्लक्स का चेंज, या तो इंक्रीज या डिक्रीज। अब देखते हैं कि हमारे पास इस कॉज की अपोजिशन क्या होगी लेंज़ेल लॉ के अकॉर्डिंग। तो हम ये कहेंगे कि फ्लक्स अगर कंडक्टर के मूव करने की वजह से इंक्रीज हो रहा है तो अपोजिशन ये है कि वो फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। अब फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए वो कंडक्टर की मोशन को अपोज करेगा। मीन्स जिस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव कर रहा था उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी। और अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो लेंज़ेल लॉ उस फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। मीन्स वो मोशन को सपोर्ट करेगा। मोशन को सपोर्ट करने के लिए फोर्स हमारी अप्लाइड फोर्स के अलोंग होगी। मीन्स वेलोसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब इन बातों को एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे कंडक्टिंग रेल्स वाला सेटअप, कि हमारे पास दो कंडक्टिंग रेल्स हैं जो अटैच हैं गैल्वेनोमीटर के साथ, और उन कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर हमारे पास एक मूवेबल कॉपर स्ट्रिप है। ये वही सारा सिस्टम है जो हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ के टॉपिक में डिस्कस किया था। इस रीजन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, लेट्स से परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन, जिसको मैं क्रॉस से शो कर रहा हूँ। अब हम इस कंडक्टर को मूव करवाते हैं। इस कंडक्टर को मैं लेट्स से मूव करवाता हूँ टुवर्ड्स द गैल्वेनोमीटर। तो ये मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन आ गई जो रिप्रेजेंट कर रहा है कंडक्टर की मोशन को। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे राइट हैंड रूल, और राइट हैंड रूल से हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास इस कंडक्टर में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या है, कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, कौन सा एंड नेगेटिव होगा। तो राइट हैंड रूल क्या था, फिंगर्स शो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, जो थंब है शो करेगा वेलोसिटी को, और जो पाम है वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज पे अप्लाई होगी अलोंग द कंडक्टर, और इसी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में हमारा करंट भी इंड्यूस होगा। तो रूल अप्लाई करें तो पॉजिटिव चार्जेस हमारे पास मूव करेंगे, जो नज़र आ रहा है आपको टुवर्ड्स लेफ्ट। अब जिस एंड से पॉजिटिव चार्ज अवे चला जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी नेगेटिव और दूसरी साइड पर बन जाएगा पॉजिटिव। तो कंडक्टर में जो करंट की डायरेक्शन हमारे पास होगी वो आप देख सकते हो कि ओवरऑल नेगेटिव से पॉजिटिव और सर्किट के अंदर ओवरऑल पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये ख्याल रखिएगा कि जो करंट हमारे पास होगा उस कॉपर स्ट्रिप में उसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ है, वो ए से बी है, और ओवरऑल सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन है वो बी से ए होगी। अब ये तो हो गया कि मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, करंट इंड्यूस हो गया। अब अपने कॉज को अपोज करेगा करंट। अब करंट कैसे कॉज को अपोज करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं कि कंडक्टर में करंट पास हो तो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है। सेम उस रूल को अप्लाई करें। अब थंब शो करेगा करंट को और पाम शो करेगा मैग्नेटिक फोर्स को जो कंडक्टर पे करंट की वजह से अप्लाई होगी। तो मैंने करंट की डायरेक्शन में थंब कर दिया, फिंगर्स इनटू द प्लेन। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो अप्लाई होगी हम देख सकते हैं वो हमारी वेलोसिटी के यानी अप्लाइड फोर्स के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगी। तो ये पहला केस था कि अगर हमारी कंडक्टर की मोशन ऐसी है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी
तो लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा वो वेलोसिटी को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो आप देख सकते हो कि इंड्यूस करंट का जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या कर रही है, वो अपोज कर रही है हमारी मोशन को। अब इस केस को हम रिवर्स डिस्कस करेंगे। मींस अगर जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो डिक्रीज हो, कि मैंने कंडक्टर को पुश किया था, शुरू में तो वेलोसिटी बढ़ी थी लेकिन उसे रुकना भी तो है, जब रुकेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, वो डिक्रीज हो रही होगी। तो सेम सेटअप कि कंडक्टिंग रेल्स हैं, अटैच हैं गैल्वेनोमीटर के साथ, इनके ऊपर मूवेबल कॉपर स्ट्रिप है और हमारे पास परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अब कंडक्टर उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है लेकिन उस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी अब इंक्रीज नहीं हो रही, अब वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब मुझे करंट की डायरेक्शन को फाइंड करना है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब मैं यूज़ करूंगा लेंज़ लॉ कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, फ्लक्स का चेंज कम हो रहा है, तो हमारे पास जो इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी अब वेलोसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगी। मींस हमारी मैग्नेटिक फोर्स अब वेलोसिटी के अलोंग अप्लाई होगी, तभी वो वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो मीन्स यहाँ मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रही है, वो सपोर्ट कर रही है हमारी मोशन को। कॉस को अपोज करना है ना, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी तो लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग मोशन को इंक्रीज होना चाहिए। अब हमें राइट हैंड रूल को अप्लाई करना है और मैग्नेटिक फोर्स गिवन है, करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी, थंब हमें करंट की डायरेक्शन बताएगा जो इंड्यूस करंट, और पाम यहाँ मैग्नेटिक फोर्स को शो कर रहा है। पहले हमने करंट से फोर्स फाइंड की थी, अब हम फोर्स से इंड्यूस करंट को फाइंड कर रहे होंगे। तो रूल अप्लाई करें, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, फिंगर्स इनटू द प्लेन होंगी, फोर्स की तरफ अब आपका पाम होगा, आपकी हथेली होगी। तो थंब हमारे पास जो होगा वो कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन को शो करेगा, और अब वो करंट फ्रॉम ए टू बी नहीं होगा, ये अलोंग द स्ट्रिप बी टू ए होगा। और सर्किट में करंट जो पहले बी से ए था अब वो कहाँ से होगा, ए टू बी। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन होगी वो रिवर्स हो जाएगी। अगर पहले केस में गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन पॉजिटिव थी तो इस केस में करंट की जब डायरेक्शन चेंज होगी तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारा पहला केस है जिसमें हमने ये देखा कि लेंज़ लॉ अपने कॉस को क्या करेगा, अपोज करेगा। पहले केस में वेलोसिटी बढ़ रही थी, फोर्स ने कम करने की कोशिश की। सेकेंड केस में वेलोसिटी कम हो रही थी, उस मैग्नेटिक फोर्स ने उसको बढ़ाने की कोशिश की और वहीं से हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी मालूम हो गई। तो ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, आपको केस बताया जाएगा और आपने करंट की डायरेक्शन को फाइंड करना होगा। एक और केस डिस्कस करते हैं ताकि हमें वेरिएशन पता चले कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब जो केस है वो हमारे पास मोशन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टेशनरी कॉइल है, कि किसी जगह पर एक कॉइल या सॉलिनॉइड जिसके नंबर ऑफ टर्न्स चाहे n हो या 1 हो वो स्टेशनरी है, और हम एक बार मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं उसके टुवर्ड्स और उससे अवे। अब आप सोच सकते हैं कि टुवर्ड्स और अवे से क्या होगा, जब टुवर्ड्स मूव करेगा तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा और जब अवे मूव करेगा तो उस कॉइल में फ्लक्स डिक्रीज करेगा। तो ये दो केस हमारे आ गए कि कॉस क्या है इंड्यूस ईएमएफ का, फ्लक्स का इंक्रीज है और फ्लक्स का डिक्रीज है। तो अपोजिशन अब आप बता सकते हो कि इसकी अपोजिशन क्या होगी। अपोजिशन ये होगी कि फ्लक्स का इंक्रीज, फ्लक्स डिक्रीज होगा। अब फ्लक्स डिक्रीज कैसे होगा, हमारी जो मैग्नेट की मोशन है उसको अपोजिशन मिलेगी, रिपल्शन मिलेगी। और फ्लक्स का डिक्रीज क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा, मींस मैग्नेट को अट्रैक्शन मिलेगी। तो मींस मैं अगर लिखूंगा कि फ्लक्स का डिक्रीज तो अपोज करेगा मोशन, कैसे अपोज करेगा मोशन, रिपल्शन से, कि बाहर मैग्नेट जो टुवर्ड्स आ रहा था उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। और फ्लक्स जो इंक्रीज हो रहा था, अब जो अपोजिशन इंक्रीज हो रही थी वो किस तरह से होगी कि वो सपोर्ट करेगा मोशन को और वो बाहर मैग्नेट को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब इन दो पॉइंट्स को समझते हैं एग्जाम्पल से। अब यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है कि एक सॉलिनॉइड होगा जो अटैच होगा गैल्वेनोमीटर से और उसके सामने एक बार मैग्नेट है जिसको हम मूव करेंगे पहले उसके टुवर्ड्स और बाद में उससे अवे। तो पहला केस ये है कि हमारे पास अगर वो बार मैग्नेट उस कॉइल के टुवर्ड्स मूव करे, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास वो टुवर्ड्स मूव करेगा तो जो फ्लक्स होगा उस कॉइल में वो इंक्रीज होगा।
अब लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग इस फ्लक्स का इंक्रीज ईएमएफ इंड्यूस करेगा। अब उस ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो अपने कॉज को अपोज करे, मींस वो इन फील्ड लाइंस को अपोज करने के लिए इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। अब ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब समझ सकते हो कि नॉर्थ पोल के सामने क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फ्लक्स अगर इंक्रीज होगा तो डिक्रीज करने के लिए नॉर्थ के सामने नॉर्थ पोल, तो फील्ड लाइंस ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, तभी फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो जब आपको ये पता चल गया कि आपका जो लेफ्ट एंड है सोलिनॉइड का या कॉइल का वो नॉर्थ पोल है, तो आप इजीली बता सकते हो कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ये कन्वेंशन मैंने बताई थी लास्ट यूनिट के अंदर कि नॉर्थ पोल जब किसी फेस पे हो किसी कॉइल की, वो शो करेगा कि करंट की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यहाँ पर जब करंट हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगी तो हम इजीली देख सकेंगे कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट की डायरेक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट है और या राइट टू लेफ़्ट है। और ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि अगर एक बार मैग्नेट मूव करेगा टूवर्ड्स तो कौन सा फेस नॉर्थ पोल या साउथ पोल है और उसके अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन क्या है। तो नॉर्थ पोल करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो करेगा इस कॉइल के अकॉर्डिंग वो लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा। तो आपने हमेशा जो कॉइल है उसमें रोटेशन को चेक कर लेना है एंटी क्लॉकवाइज, तभी आपको ओवरऑल सर्किट का करंट पता चलेगा। ये हम बार बार एक्सप्लेन भी करेंगे तो ये चीज़ मज़ीद आपकी क्लियर भी हो जाएगी। अब दोबारा मैं इसी सिस्टम को ले रहा हूँ कि मेरे पास वही सोलिनॉइड अटैच है गैल्वेनोमीटर के साथ, लेकिन अब जो बार मैग्नेट की मोशन होगी वो टुवर्ड्स नहीं होगी, अब वो मोशन अवे होगी। बार मैग्नेट को अब अगर हम अवे मूव करें कॉइल से, अब क्या होगा, जो फील्ड लाइंस पास हो रही थी सोलिनॉइड में से वो डिक्रीज होंगी, मींस फ्लक्स ओवरऑल डिक्रीज होगा। अब फ्लक्स डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, फ्लक्स चेंज तो हो रहा है, तो फ्लक्स का चेंज ईएमएफ इंड्यूस करेगा। और लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग जो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा अब वो उस फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, मींस अब हमारी जो फील्ड लाइंस होंगी वो एक दूसरे के अलॉन्ग होंगी। तो नॉर्थ के सामने अब क्या होगा, साउथ बनेगा, और साउथ की कन्वेंशन क्या थी, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो हमें ये पता चल गया कि जो पहले हमारे पास एंड था सोलिनॉइड का, करंट जहाँ पहले नॉर्थ था अब वहाँ पर क्या बनेगा, साउथ। क्यों, फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए अब कॉइल मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगी, तो नॉर्थ के सामने साउथ, और करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो अब जब करंट की डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज ड्रॉ करोगे तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, मींस उसकी डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी। तो पहला केस अगर समझ आ जाए, सेकंड केस आप डायरेक्ट बता सकते हो कि टुवर्ड्स मूव करने से नॉर्थ के सामने नॉर्थ, तो अवे मूव करने से नॉर्थ के सामने क्या बनेगा, साउथ बनेगा। तो पहले केस में रिपल्शन है तो दूसरे केस में क्या है, अट्रैक्शन है। अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं कि अगर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो कॉइल में करंट के चेंज की वजह से हो, जैसे हम ट्रांसफार्मर में देखते हैं कि हमारे पास करंट चेंज होता है और करंट का चेंज ईएमएफ को इंड्यूस करता है। हम ये चीज़ म्यूचुअल इंडक्शन में और सेल्फ इंडक्शन में भी देखते हैं। तो अब हमारा जो केस है लेंज़ लॉ का, वो म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन और ट्रांसफार्मर तीनों को एक्सप्लेन करेगा। तो केस है चेंज इन करंट इन अ कॉइल। अब वो किसी भी वजह से हो सकता है, वो हमारे पास वेरिएबल बैटरी की वजह से भी हो सकता है, अल्टरनेटिंग करंट की वजह से भी हो सकता है, और स्विच को ऑन या ऑफ करने की वजह से भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करते हैं। अब चेंज इन करंट किसी कॉइल में कैसे हो सकता है, या तो करंट इंक्रीज हो रहा होगा या करंट डिक्रीज हो रहा होगा। अगर कॉइल में करंट इंक्रीज होगा तो जो फ्लक्स है वो इंक्रीज करेगा, और अगर किसी कॉइल में फ्लक्स करंट डिक्रीज हो रहा है तो वो फ्लक्स को डिक्रीज करेगा। तो हमें कॉज पता चल गया कि हमारा कॉज क्या है। अब अपोजिशन क्या होगी, अब अपोजिशन बड़ी सिंपल है, इसको रिवर्स कर दें कि फ्लक्स अगर इंक्रीज होगा वो डिक्रीज कर होगा, और अगर हम कहेंगे कि हमारा जो फ्लक्स है वो डिक्रीज हो रहा होगा तो अपोजिशन ये कि उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। कौन, इंड्यूस ईएमएफ, वो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। अब फ्लक्स डिक्रीज होने का मतलब क्या होगा कि जो हमारा इंड्यूस करंट होगा वो इस डायरेक्शन में हो कि वो हमारे पास करंट के इंक्रीज होने को अपोज करे, मीन्स वो करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करे। और सेकंड केस में अगर फ्लक्स इंक्रीज करना है अपोजिशन ने तो वो सपोर्ट करेगा करंट को, यानी वो करंट को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। अब इस बात को समझते हैं एग्जाम्पल से। अब पहले मैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल लूँगा वो लूँगा म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक से कि दो हमारे पास कॉइल्स हैं जिनके फेस एक दूसरे के पैरेलल पड़े हुए हैं।
एक हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल और एक कॉइल बोलते हैं हम सेकेंडरी कॉइल। जो प्राइमरी कॉइल है वो हमारे पास अटैच है एक बैटरी के साथ और एक स्विच के साथ, और जो सेकेंडरी कॉइल है वो अटैच है गैल्वेनोमीटर के साथ, ताकि हम करंट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकें। और यहाँ भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि करंट की डायरेक्शन गैल्वेनोमीटर में क्या होगी, पॉइंट्स मार्क हो जाते हैं ए और बी। हमारी इवन बुक में शॉर्ट क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड कि जब स्विच को ऑन और ऑफ करेंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो पहला केस हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अगर जो प्राइमरी कॉइल है उसके स्विच को क्लोज कर दिया जाए। स्विच क्लोज करने का मतलब सर्किट आपका ओपन ऑन हो गया। अब सर्किट जब ऑन होगा तो करंट ने फ्लो करना है प्राइमरी कॉइल में। अब करंट जब फ्लो करेगा तो करंट बेसिकली जीरो से इंक्रीज हुआ, तो हम क्या कहेंगे कि करंट इंक्रीज हुआ। तो करंट अगर इंक्रीज होगा तो उस कॉइल में फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। तो हमें पहले करना यह है कि करंट की डायरेक्शन से आइडेंटिफाई कर लेना कि प्राइमरी कॉइल का कौन सा नॉर्थ और कौन सा साउथ है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है। लेफ्ट साइड पे हम देखें तो वो क्लॉकवाइज है, मीन साउथ पोल। अगर लेफ्ट साउथ तो राइट नॉर्थ। अब इसके अकॉर्डिंग पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास किस डायरेक्शन में है और वो पास हो रही हैं सेकेंडरी कॉइल में से। और पहले केस में जब स्विच को ऑन किया तो फ्लक्स क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। अब सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स है वो चेंज हो गया। अब फ्लक्स के चेंज ने इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करना है, हमें उस डायरेक्शन को फाइंड करना है। हम क्या कहेंगे कि अगर सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो इस फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो डिक्रीज करने के लिए नॉर्थ के सामने क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। और अगर नॉर्थ पोल पता चल गया कि कहाँ है तो करंट की डायरेक्शन पता चल गई, और उससे पता चल गया कि फील्ड लाइंस अब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो मैं यहाँ से नॉर्थ पोल अगर मेंशन करता हूँ तो करंट की डायरेक्शन को मैं इजीली आइडेंटिफाई कर लूँगा कि यहाँ करंट किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो पूरे सर्किट में जब आप करंट को ड्रॉ करोगे तो गैल्वेनोमीटर में करंट लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, और हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि वो डिफ्लेक्शन क्या है, वो पॉजिटिव है। अब इसके जो रिवर्स केस होगा, अब खुद समझ जाएं वो क्या होगा, कि अगर बैटरी की पोलैरिटी को चेंज ना करें, सारा सर्किट ऐसे ही रहने दें जैसा है, और सिर्फ क्या करें, स्विच को ऑन करने की जगह स्विच को ऑफ कर दें, तो ज़रा सोचें क्या होगा। करंट की डायरेक्शन कहाँ से होगी, जो पहले लेफ़्ट टू राइट, अब क्या वो राइट टू लेफ़्ट नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा। जब स्विच को हम ऑफ करेंगे तो अब हमारा जो फ्लक्स है वो डिक्रीज़ करेगा, करंट आई से दोबारा ज़ीरो हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन ने प्राइमरी में चेंज नहीं होना, सिर्फ करंट की मैग्नीट्यूड ने डिक्रीज़ होकर ज़ीरो होना है। तो जो फ्लक्स ओवरऑल होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। अब फ्लक्स प्राइमरी में डिक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली सेकेंड में भी डिक्रीज़ होगा। अब इंड्यूस ईएमएफ ने और इंड्यूस करंट ने जो प्रोड्यूस होना है अपने कॉज को अपोज करना है, तो कॉज है फ्लक्स का डिक्रीज़। तो अब पोजीशन क्या होगी कि उस फ्लक्स को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। तो फ्लक्स इंक्रीज़ तभी होगा जब नॉर्थ के सामने क्या बनेगा, अब साउथ पोल बनेगा, और दोनों की फील्ड लाइंस एक डायरेक्शन में होंगी। अब हमें ये पता चल गया कि अब जो पहले नॉर्थ था अब वो क्या है, साउथ है, और साउथ में करंट की डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज। तो जब आप इस फेस में करंट की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज जरा ड्रॉ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब गैल्वेनोमीटर में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है। करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट, तो डिफ्लेक्शन भी जो पहले पॉजिटिव थी अब वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारा केस है म्यूचुअल इंडक्शन वाला। और यहाँ पर ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज और साउथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एक साइड से देख के आपने आइडिया लगाना है, या लेफ्ट से देख लें या राइट से देख लें, जहाँ से आपको ईजी लगे। अब सेकंड केस मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा सेल्फ इंडक्शन का। ये तो हो गया ना जहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल दोनों हैं, जैसे ट्रांसफार्मर में भी होता है। लेकिन अगर हमारे पास दो की जगह एक सिंगल कॉइल हो और उसी कॉइल में हम स्विच को ऑन और ऑफ करें, तो तब क्या होगा। तब बच्चे उसी हमारे पास कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, और वो या तो हमारे अप्लाइड करंट के अलोंग होगा या अप्लाइड करंट के ऑपोजिट होगा। अब आपको आइडिया है कि कब उसके अलोंग होगा और कब उसके ऑपोजिट होगा, लेकिन हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि कब अलोंग होगा और कब ऑपोजिट होगा। तो मेरे पास ये वेरिएबल बैटरी है। वेरिएबल बैटरी का मकसद ये होगा कि वो करंट को चेंज करेगा, करंट इंक्रीज़ भी कर सकता है और करंट को डिक्रीज़ भी कर सकता है। अब मैंने स्विच ऑन ऑफ की जगह चेंज कर दिया कि वेरिएबल बैटरी भी हो तो मतलब एक ही होगा। अब पहला मेरा केस ये है कि मेरा करंट इंक्रीज़ होगा, फ्लक्स भी इंक्रीज़ होगा। अब फ्लक्स इंक्रीज़ होगा, पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में फ्लक्स है,
तो हमने करंट की डायरेक्शन से सबसे पहले ये आइडिया लगा लेना है कि कौन नॉर्थ है कौन साउथ है। तो लेफ्ट साइड पे देखो तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज वो साउथ, तो राइट नॉर्थ। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आ गई कि वो लेफ्ट टू राइट है। अब अपोजिशन की तरफ चलें कि फ्लक्स अगर इंक्रीज होगा तो जो इंड्यूस करंट वो रिड्यूस होगा, वो इस फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए जो फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी हमारी पहले वाली फील्ड लाइंस के अलॉन्ग नहीं होंगी, बल्कि उसके क्या होंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो पहली फील्ड लाइंस अगर लेफ्ट टू राइट थी, तो अब जो इंड्यूस करंट की फील्ड लाइंस होंगी वो राइट टू लेफ्ट होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंड्यूस करंट यहाँ प्रोड्यूस होगा वो पहले वाले करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। मींस अब इंड्यूस करंट पहले वाले करंट के अलॉन्ग नहीं बल्कि ऑपोजिट होगा। ये रेड से मैंने जो मेंशन किया ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है जो सर्किट के करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। अब इसके ऑपोजिट केस आप खुद समझ सकते हो क्या होगा कि अगर जो करंट है हम वो डिक्रीज करें तो जो फ्लक्स होगा वो भी तो डिक्रीज करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इस केस में फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन तो वही है, तो फील्ड लाइंस अब भी लेफ्ट टू राइट है। लेकिन इस फ्लक्स के चेंज की वजह से जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा अब उसकी डायरेक्शन सेम नहीं रहेगी, क्योंकि अब उसने फ्लक्स को इंक्रीज करना है। तो फ्लक्स तभी इंक्रीज करेगा जब हमारे करंट की फील्ड लाइंस पहले वाली फील्ड लाइंस के अलॉन्ग प्रोड्यूस होंगी। तो जब अलॉन्ग प्रोड्यूस होंगी तो अब हम क्या कहेंगे, अब जो करंट होगा वो सर्किट के करंट के अलॉन्ग होगा और वो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो ये है लेंज़ेस लॉ कि करंट अगर इंक्रीज हुआ था वो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और करंट अगर डिक्रीज होगा तो वो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। और हम इसको सेल्फ इंडक्शन में बैक ईएमएफ का नाम दे रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो हमसे एमसीक्यू से पूछी जा सकती हैं रिगार्डिंग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, या फिर पोल फेस के नॉर्थ कौन सा होगा और साउथ कौन सा होगा। तो एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन, और हम इस रीजन के अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मूव करवाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब चाहे रेक्टेंगुलर कॉइल हो, सर्कुलर कॉइल हो, कोई भी हो सकती है, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है और वो ये कि कॉइल इस तरह से मूव करे कि फ्लक्स उसमें पास ज़रूर हो। तो यहाँ मैं इस कॉइल को लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ, तो आप इजीली देख सकते हो कि जिस तरह से वो मूव कर रहा है तो जो फील्ड लाइंस हमारे पास होंगी वो उसमें से पास ज़रूर होंगी, क्योंकि जब तक फील्ड लाइन पास नहीं होंगी तो हमारे पास फ्लक्स ही नहीं होगा, और फ्लक्स नहीं होगा हम जितना मर्जी कह लें हमारे पास करंट और ईएमएफ ने इंड्यूस नहीं होना। तो मैं इस रेक्टेंगुलर कॉइल को लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ। अब डिफरेंट पॉइंट्स को मैं यहाँ पर अंडर कंसिडरेशन लेकर आता हूँ, और वो पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट ए, और ए पॉइंट वो है जब रेक्टेंगुलर कॉइल फील्ड लाइंस में एंटर नहीं हुई, बी जब एंटर हो रही है, सी जब इनसाइड है, डी जब लीव कर रही है, और ई जब बाहर आ गई है। अब ए में और ई में करंट इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि यहाँ फ्लक्स ही प्रेजेंट नहीं है। सी में भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा क्योंकि यहाँ फ्लक्स स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होने से मुराद ये है कि फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो चेंज इन फ्लक्स जीरो, तो इंड्यूस ईएमएफ और करंट भी यहाँ जीरो होगा। मीन्स इस केस में दो पॉइंट्स है जहाँ फ्लक्स नहीं इंड्यूस होना है, एक बी और एक डी। अब वन बाय वन बी और डी को देखते हैं। अब बी पॉइंट को आप देख सकते हो कि बी पॉइंट वो है जब रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रही है। अगर रेक्टेंगुलर कॉइल इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रही है तो यहाँ फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा। तो लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारा कॉज फ्लक्स का इंक्रीज है तो अपोजिशन क्या होगी कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा वो इस फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। मींस जो फील्ड लाइंस पहले इनटू द प्लेन थी, अब जो फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी वो आउट ऑफ द प्लेन होंगी। तो पहली वाली फील्ड लाइंस क्रॉस से शो करेंगे, तो अब वाली फील्ड लाइंस को आप डॉट से शो करोगे, तभी आपकी फील्ड लाइंस दोनों क्या होंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। और ये जो डॉट वाली फील्ड लाइंस हैं ये इंड्यूस करंट की वजह से, और डॉट का मतलब होगा कि फेस मैग्नेट का हमारी तरफ है, तो ये कौन सा बनेगा फेस, नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल में करंट की डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन जो है वो पता चल गई कि यहाँ इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अब जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रही होगी पॉइंट डी के ऊपर, तो हमारे पास फ्लक्स क्या कर रहा है, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर जो इंड्यूस करंट होगा वो अपने कॉज को अपोज करेगा, तो अपोजिशन क्या होगी, वो फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा। तो पहले वाली फील्ड लाइन जो हैं वो इन टू द प्लेन है,
तो अब फ्लक्स कैसे इंक्रीज होगा, जब इंड्यूस करंट भी यहाँ पर फील्ड लाइंस को इन टू द प्लेन प्रोड्यूस करेगा। तो हम यहाँ पर इंड्यूस करंट की फील्ड लाइंस को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। क्रॉस मीन्स फील्ड लाइंस हमसे अवे, तो ये साउथ पोल होगा, और साउथ पोल में करंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। तो एंटर होते हुए करंट हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, और एग्जिट होते हुए करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो क्लॉकवाइज होगी। अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पर केस डिस्कस करेंगे वो हमारे पास एक बुक का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और उसके अलावा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट केस है कि अगर हम एक बार मैग्नेट को ड्रॉप करते हैं एक स्टेशनरी रिंग के ऊपर या एक स्टेशनरी कॉइल के ऊपर, तो उस रिंग में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। और ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है कि ऑब्जर्वर नीचे से उसको देख रहा है या ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है। और जब तक हमें ये ना पता हो कि ऑब्जर्वर कहाँ है, हम इन क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जर्वर की पोजीशन ज़रूर बताएं। तो मेरे पास एक बार मैग्नेट, एक स्टेशनरी रिंग जो किसी स्टैंड पे अटैच है, मैंने उस पर ड्रॉप किया। तो पहला केस क्या होगा, अगर हम देखें कि नॉर्थ अगर नीचे है उस बार मैग्नेट का, तो नॉर्थ पोल मूव कर रहा है रिंग के टुवर्ड्स, और फ्लक्स क्या कर रहा होगा, उस रिंग में आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहा होगा। अब फ्लक्स यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। अब हम सोच सकते हैं कि क्या होगा, फ्लक्स चेंज हुआ कॉइल में, फ्लक्स का चेंज वहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ को और करंट को प्रोड्यूस करेगा। अब हमें उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। हम यूज़ करेंगे लेंज़ लॉ। तो कॉज क्या है, फ्लक्स का इंक्रीज, तो अपोजिशन क्या होगी, फ्लक्स का डिक्रीज। तो फ्लक्स डिक्रीज कैसे होगा, फ्लक्स डिक्रीज इस तरह से होगा कि रिंग के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी वो आने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिक्रीज करने की कोशिश करें, मींस उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हों। अब ये भी कह सकते हो कि रिंग का जो फेस होगा वो नॉर्थ पोल बन जाएगा और आने वाले नॉर्थ पोल को रिपेल करना शुरू कर देगा। तो जब आपको ये पता चल गया कि रिंग का ऊपर वाला फेस नॉर्थ है, तो नॉर्थ का मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा होगा उसे वो नॉर्थ पोल नज़र आया, और जो नीचे से देख रहा होगा उसे वो साउथ पोल नज़र आएगा। तो नॉर्थ पोल में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो साउथ पोल में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। और होना भी यही चाहिए था कि ऊपर वाला फेस अगर देखें तो हमें करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज नज़र आएगा तो नीचे से वो करंट क्लॉकवाइज ही नज़र आता है। तो करंट की डायरेक्शन हमें पता चल गई कि ऊपर वाले ऑब्जर्वर के लिए नॉर्थ पोल और करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। और जो ऑब्जर्वर नीचे होगा उसके लिए साउथ पोल होगा, और करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी। अगर हमसे ये पूछा जाए कि एक्सेलेरेशन, तो याद रखिएगा यहाँ पर अब पोजीशन मिल रही है तो एक्सेलेरेशन जी से लेसर होगी। दूसरा केस कि अगर ये मैग्नेट बीच में से पास कर जाता है। अब अगर मैग्नेट बीच में से पास कर जाएगा तो अब वो मैग्नेट जो पहले टुवर्ड्स मूव कर रहा था अब वो मूव करेगा अवे। जो फ्लक्स पहले इंक्रीज हो रहा था अब वो फ्लक्स क्या कर रहा होगा, वो डिक्रीज कर रहा होगा। तो अब हमें कॉज पता चल गया कि फ्लक्स के डिक्रीज होने से करंट ने इंड्यूस होना है। तो करंट जो इंड्यूस होगा अपने कॉज को अपोज करेगा, और अपोज किस तरह से करेगा कि वो इस फ्लक्स को जो डिक्रीज हो रहा है बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो अब अवे जाते हुए हमारे पास साउथ पोल जो है वो क्लोज है किसके, रिंग के। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि अब इस कॉज को अगर अपोज करना है तो फील्ड लाइंस जो रिंग में प्रोड्यूस होंगी वो इस बार मैग्नेट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी। तो अट्रैक्ट करने के लिए साउथ के सामने कौन सा पोल बनना चाहिए, नॉर्थ पोल। तो नीचे बना नॉर्थ पोल, तो ऊपर क्या होगा, साउथ पोल। तो ऑब्जर्वर के लिए अब आपका आंसर क्या होगा, जो ऑब्जर्वर टॉप पे था अब उसको साउथ पोल नज़र आएगा, मींस करंट की जो डायरेक्शन होगी अब वो टॉप से वो क्लॉकवाइज होगी। और जो ऑब्जर्वर नीचे है उसको नीचे से नॉर्थ पोल नज़र आएगा, तो उस ऑब्जर्वर के लिए जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास अब फ्लक्स को बढ़ाना है तो बार मैग्नेट को रिंग अट्रैक्ट करेगी, तो साउथ के सामने नॉर्थ, तो नॉर्थ नीचे साउथ ऊपर। तो साउथ अगर ऊपर है तो ऊपर वाले ऑब्जर्वर के लिए क्लॉकवाइज करंट, और नीचे जो होगा नॉर्थ पोल तो उसके लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो होपफुली आपको ये केस भी समझ आ गया होगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लास्ट लेक्चर में मेंशन किया था कि अगर ये जो बार मैग्नेट है ये क्या हो, क्लोज ना हो, सॉरी बार मैग्नेट कह रहा हूँ, रिंग जो है वो क्लोज ना हो,
ओपन हो तो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पर उस बार मैग्नेट को ड्रॉप किया जाए तो क्या होगा, हम कहेंगे कि इंड्यूस ईएमएफ तो होगा लेकिन करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। हमारे पास एक रिंग का एंड पॉजिटिव और नेगेटिव तो बन जाएगा लेकिन करंट हमारे पास प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये क्लोज और ओपन सर्किट की बात हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी करते हैं। और यहाँ पर बार मैग्नेट को ड्रॉप करेंगे तो उसकी एक्सेलेरेशन जी के इक्वल ही रहेगी, लेकिन जो पहले दो केस पढ़े थे वहाँ पर एक्सेलेरेशन जी से लेसर हो जाएगी। एक बुक के शॉर्ट क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे कि अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास किसी रीजन में इनटू द अर्थ है, मींस इनटू द प्लेन है, और यहाँ पर एक एरोप्लेन मूव कर रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो उस एरोप्लेन का कौन सा विंग पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और कौन सा विंग नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि मेरे पास जो प्लेन है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ। इन डायरेक्शंस को मैं भी इंडिकेट कर देता हूँ कि मेरे पास इस प्लेन में राइट ईस्ट लेफ्ट वेस्ट टॉप नॉर्थ और डाउन साउथ है। तो हम यहाँ पर रूल अप्लाई करेंगे, फ्लैट राइट हैंड रूल। हमें वेलोसिटी भी पता है, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता है, तो हम इस रूल को जानते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है। इस रूल के अकॉर्डिंग जो फिंगर्स होंगी वो शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, जो थंब होगा वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर को, तो पाम जो है वो शो करेगा मैग्नेटिक फोर्स को जो अप्लाई होगी किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। तो ये रिप्रेजेंट करेगी कि मोशन ऑफ चार्जेस किस डायरेक्शन में है, और ऑब्वियसली ये अलोंग द कंडक्टर होंगी, और जब अलोंग द कंडक्टर चार्ज मूव करेंगे तो इनकी वजह से करंट इंड्यूस होगा। तो रूल को अप्लाई करें, वेलोसिटी टुवर्ड्स नॉर्थ तो थंब हमारा टुवर्ड्स नॉर्थ होगा, फील्ड लाइंस इनवर्ड तो फिंगर्स इनवर्ड, तो पाम टुवर्ड्स लेफ्ट है तो पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, तो जहाँ से पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे वो बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे वो बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव जहाँ से चले गए वहाँ बेसिकली क्या हुआ, वहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी हो गई, और पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी की वजह से वो हमारा जो विंग होगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं वहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हो जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज के एक्सेस होने की वजह से वो विंग पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ईस्ट वाला नेगेटिव और वेस्ट वाला पॉजिटिव, या राइट वाला नेगेटिव और लेफ्ट वाला पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। लास्ट पॉइंट लेंज़ेज लॉ से रिलेटेड। लेंज़ेज लॉ के बारे में ये कहा जाता है कि लेंज़ेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। मीन्स ओवरऑल हम जितने भी केसेस पढ़ रहे हैं कॉज अपोज जरूर हो रहा है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी हमारे पास क्या रह रही होगी, वो कंजर्व रह रही होगी। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं यहाँ पर एग्जांपल मूविंग कंडक्टर की ले लेता हूँ कि मेरे पास एक कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। अब लेट्स से हम उस कंडक्टर को मूव करवाते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये हमारी ड्रैग फोर्स है जिससे हम उस कंडक्टर को ड्रैग कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ये हमारी अप्लाइड फोर्स है। अब हमारी इस अप्लाइड फोर्स की वजह से जब कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, कंडक्टर में करंट इंड्यूस होगा, तो वो करंट क्या करेगा, वो हमारे कॉज को अपोज करेगा। हमारे कॉज को अपोज करने का मतलब ये होगा कि हमारी अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में वहाँ पर या उसकी डायरेक्शन के अलोंग मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि इस कंडक्टर में कॉन्टिन्यूसली करंट इंड्यूस हो तो हमें एक कॉन्टिन्यूस फोर्स देनी पड़ेगी, यानी हमारी जो कॉन्टिन्यूस फोर्स है अप्लाइड फोर्स, जब तक वो इस मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल रहेगी हमारे पास ये कंडक्टर मूव करता रहेगा और उसमें करंट इंड्यूस होता रहेगा। और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि जब तक आप इनपुट एनर्जी देते रहेंगे आपको आउटपुट मिलता रहेगा। तो जब तक हम अप्लाई फोर्स करते रहेंगे उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होती रहेगी और करंट इंड्यूस होता रहेगा। तो इस चीज़ को हम एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ये कहेंगे कि ड्रैग फोर्स विल प्रोड्यूस एनर्जी टू इंड्यूस करंट टू फ्लो, कि जो ड्रैग फोर्स है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि हमारा इंड्यूस करंट सर्किट में फ्लो कर सके। और ये जो एनर्जी होगी, दिस एनर्जी इज द सोर्स ऑफ इंड्यूस करंट। तो यही वो एनर्जी है जो इंड्यूस करंट का सोर्स है। जिस टाइम पे हमारी अप्लाइड फोर्स जीरो हो जाएगी, हमारा फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ऑटोमेटिकली करंट भी इंड्यूस नहीं होगा। तो जब भी एमसीक्यू पूछा जाए लेंज़ेज लॉ के बारे में तो याद रखिएगा कि लेंज़ेज लॉ में एनर्जी ओवरऑल कंजर्व रहती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर नाम से जाहिर हो रहा है जो ट्रांसफॉर्म करता हो। ट्रांसफार्मर का सिंबल, हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल,
आयरन कोर और साथ एक सेकेंडरी कॉयल। और अगर आयरन कोर को रिमूव कर दें तो मीन्स हमारे पास कोर जो है वो एयर है। तो अगर अभी पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर का सिंबल विद एयर कैसा होगा, तो दरमियान में पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज इनपुट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि ये इनपुट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को या तो बढ़ाता है या इनपुट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कम करता है। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। अगर हम ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारे पास क्या प्रोसेस है, तो हमारा आंसर होगा म्यूचुअल इंडक्शन। और कभी भी ये दोनों ऑप्शंस किसी क्वेश्चन में नहीं होंगी, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा या म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो एज अ होल एक्सप्लेन करता है ना कि फ्लक्स चेंज होगा जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन जो प्रोसेस है जो इसमें हो रहा होगा, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, जो हमें सिंबल से भी पता चलता है, वो म्यूचुअल इंडक्शन है। ट्रांसफार्मर के बारे में याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर सिर्फ ऑपरेट एसी पे होता है, मींस अल्टरनेटिंग करंट पे होता है। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में डीसी इनपुट गिवन हो तो इसका मतलब होगा कि आउटपुट ज़ीरो होगी। और क्यों ऐसा है? क्योंकि एसी में हमारा करंट चेंज होगा, तो करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। एक और चीज़ याद रखिएगा ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता। मींस अगर हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है तो हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज़ होगी। ट्रांसफार्मर डजंट चेंज फ्रीक्वेंसी, ये सिर्फ हमारे इनपुट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और करंट को चेंज करेगा, फ्रीक्वेंसी को, पावर को चेंज नहीं करता। ट्रांसफार्मर के बारे में एक बात याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर पोटेंशियल को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है, करंट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है, लेकिन पावर को और एनर्जी को इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं करता। तो हमारे पास ट्रांसफार्मर में एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होती है? तो उसका आंसर याद रखिएगा, देयर इज़ अ फ्लक्स लिंकेज बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। कि हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स लिंकेज होता है, और इसी फ्लक्स के लिंकेज की वजह से हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। और इसी फ्लक्स लिंकेज को इंक्रीज़ करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन ट्रांसफार्मर is due to the flux linkage between primary and secondary coil due to the phenomena of mutual induction. Transformer doesn't increase energy or power, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वायलेशन होगी, क्योंकि एनर्जी हमारे पास क्रिएट नहीं हो सकती। तो ट्रांसफार्मर अगर आइडियल होता है तो आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर हम कहते हैं कि पावर सेकेंडरी प्राइमरी की इक्वल है, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि सेकेंडरी की पावर प्राइमरी पावर से ग्रेटर होगी। ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करते हैं। ट्रांसफार्मर में जो सबसे मेन हमारा कंपोनेंट है वो आयरन कोर है, लैमिनेटेड आयरन कोर। और ये आयरन कोर की सॉलिड सिलेंडर नहीं होता, कोई सॉलिड ब्लॉक नहीं होता, ये मल्टीपल आयरन स्ट्रिप्स को जो लैमिनेटेड होती हैं उनको मिला के बनाया जाता है। इसी आयरन कोर के ऊपर हमारे पास वाइंडिंग होती है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की। अगर हम इस आयरन कोर को देखें तो लेफ़्ट साइड के ऊपर मेरे पास जो वाइंडिंग है ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स को मैं NP से रिप्रेजेंट करूंगा। और ये प्राइमरी वाइंडिंग मेरे पास अटैच होती है इनपुट से, और इनपुट हमें पता है कि ट्रांसफार्मर में जो इनपुट हमारे पास होता है वो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स होता है। जब तक हमारे पास प्राइमरी में करंट चाहिए नहीं होगा, फ्लक्स चाहिए नहीं होगा, तब तक हमारा सेकेंडरी के अंदर EMF इंड्यूस नहीं होगा। लेमिनेटेड आयरन कोर के अलावा हमारे पास एक होती है प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। तो बेसिकली वो वाइंडिंग होती है इस आयरन कोर के ऊपर। तो लेट्स से मैं लेफ्ट साइड पे जो वाइंडिंग शो कर रहा हूँ ये मेरे पास प्राइमरी वाइंडिंग है, इसको मैं NP से रिप्रेजेंट करूँगा और ये अटैच होगा इनपुट AC सोर्स के साथ। और राइट साइड के ऊपर मैं जो वाइंडिंग शो करूँगा वो मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, मेरी सेकेंडरी कॉइल होगी, और उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा? NS से रिप्रेजेंट करूँगा। और सेकेंडरी कॉइल को या सेकेंडरी वाइंडिंग को मैंने अटैच किया हुआ एक लोड रेजिस्टेंस है, जिसके क्रॉस हमारे पास आउटपुट आएगा इंक्रीज इन वोल्टेज या फिर डिक्रीज इन वोल्टेज के फॉर्म में। ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर की टाइप्स। अभी वापस हम कंस्ट्रक्शन की तरफ आएंगे, कुछ मज़ीद चीज़ें हमें इसकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पता होनी चाहिए फॉर MCQs। ट्रांसफार्मर की टाइप्स हमारे पास दो हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और इसके अलावा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नाम से पता चल रहा है स्टेप अप जो वोल्टेज को इंक्रीज़ करेगा। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी की ज़्यादा प्राइमरी से होंगी तो स्टेप अप,
और सेकेंडरी की अगर कम होंगी प्राइमरी से तो स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो प्राइमरी वोल्टेज से ज़्यादा होता है और स्टेप डाउन में सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी से कम होता है। करंट की बात करें तो स्टेप अप में सेकेंडरी करंट कम होगा प्राइमरी से, लेकिन स्टेप डाउन में सेकेंडरी करंट प्राइमरी से ज़्यादा होगा। और इसकी रीज़न रेजिस्टेंस होती है कि जब नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होने से सेकेंडरी की रेजिस्टेंस ज़्यादा, इस वजह से सेकेंडरी का करंट कम होगा। और जब टर्न्स कम कर देंगे, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली करंट इंक्रीज कर जाएगा। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशो एक फिजिकल क्वांटिटी यूज होती है। इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के अलावा टर्न्स रेशो भी कहा जाता है। ये क्या है? NS/NP, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी, किसके इक्वल होता है? VS/VP के, या फिर IP/IS के। क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स का अगर आप रिलेशन देखोगे तो वोल्टेज से तो डायरेक्ट है लेकिन करंट से इनवर्स है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी टू प्राइमरी ग्रेटर देन 1 होंगी, इसका मतलब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी टर्न ज़्यादा है। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी 1 से लेसर है तो फिर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो कभी भी अगर टर्न्स रेशो दी जाए 1 से ग्रेटर तो स्टेप अप, और टर्न्स रेशो अगर 1 से लेसर तो ये फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। एफिशिएंसी की बेस पे अगर मैं ट्रांसफार्मर को क्लासीफाई करूं तो ट्रांसफार्मर के हम दो टाइप्स कहेंगे, एक आइडियल ट्रांसफार्मर है और एक रियल ट्रांसफार्मर है। अब नाम से आपको आइडिया हो जाएगा कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है। एक आइडियल ट्रांसफार्मर होगा जहां पर पावर लॉसेस को इग्नोर कर दिया जाएगा, जो हम अपनी कैलकुलेशंस में करते भी हैं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर लॉसेस अगर नहीं होंगी तो सेकेंडरी पावर और प्राइमरी पावर इक्वल होंगे। लेकिन रियल ट्रांसफार्मर के अंदर आपकी सेकेंडरी पावर हमेशा प्राइमरी से कम होगी। रीज़न क्या होगी? रीज़न हमारे पावर लॉसेस होंगे। तो आइडियल में परसेंटेज एफिशिएंसी 100%, लेकिन रियल ट्रांसफार्मर में परसेंटेज एफिशिएंसी 100% से लेसर आएगी। तो रीज़न मैं बता चुका हूँ कि रीज़न क्या है। रीज़न हमारे पास पावर लॉसेस हैं, जो भी हम डिस्कस भी करेंगे कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से पावर लॉसेस हैं और किस वजह से होते हैं और किस तरह से उनको रिड्यूस किया जाता है। ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना हो तो आप आउटपुट और इनपुट को डिवाइड करोगे। आउटपुट आपकी सेकेंडरी पावर है, इनपुट आपकी प्राइमरी पावर है। पावर करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट होता है, तो फार्मूला IS/VS/IPVP मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरह से हम एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर डाटा हमें गिवन हो। और जब भी कोई क्वेश्चन होगा कि डाटा गिवन होगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तभी हम इस एफिशिएंसी को भी कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पावर लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में पावर लॉसेस 3 तरह के हमारे पास मेनली होते हैं, जो ट्रांसफार्मर को हीटअप कर रहे होते हैं, एफिशिएंसी को कम कर रहे होते हैं। अब इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे 3 पॉइंट्स में कि हमारा पावर लॉस क्या है, फिर हम देखेंगे कि उसका कॉज क्या है, और थर्ड हम देखेंगे कि उसकी रेमेडी क्या है। और ये चीज़ें हमसे MCQs में पूछी जाती हैं। तो पहला लॉस हमारे पास है रेजिस्टेंस लॉस, कि रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉसेस होते हैं। अब इसका कॉज क्या है? इसका कॉज हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का मटेरियल है, मींस वाइंडिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। कि अगर हम ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली पावर लॉसेस ज़्यादा होंगे, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो रेमेडी क्या है? रेमेडी ये है कि हम लेस रेजिस्टिव वायर यूज़ करें, मींस हम कोशिश करें कि हमारे पास प्योर कॉपर वायर यूज़ हो रही हो। तो जितनी लेस रेजिस्टिव वायर होगी उतनी हमारे पास रेजिस्टेंस लॉसेस भी कम होंगे। सेकेंड लॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए, एडी करंट। एडी करंट होता क्या है? जब फ्लक्स लिंक होगा प्राइमरी और सेकेंडरी में तो फ्लक्स सिर्फ सेकेंडरी कॉइल में चेंज नहीं होगा, वो फ्लक्स आयरन कोर में भी चेंज हो रहा होगा। तो आयरन कोर में फ्लक्स के चेंज की वजह से जो करंट इंड्यूस होता है हम उसको एडी करंट कहते हैं। अब एडी करंट की रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी है कि हम लेमिनेटेड आयरन कोर यूज़ करें, मीन्स हमारी जो आयरन कोर हो वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड हो। और जो मैं बात स्टार्ट में की थी कि जो आयरन स्ट्रिप्स होती हैं वो लेमिनेटेड होती हैं, ताकि इस एडी करंट को वो रिड्यूस कर दे। हम ये नहीं कह सकते कि फ्लक्स चेंज नहीं होगा, वो चेंज होगा, लेकिन करंट रिमूव हम कर सकते हैं, रिड्यूस हम कर सकते हैं। थर्ड लॉस हमारे पास है हिस्टेरिसिस लॉस। जो हिस्टेरिसिस लॉस है ये बेसिकली इसका कॉज अगर कहें तो ये वो एनर्जी होती है
जो आयरन कोर को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में सर्फ होती है, क्योंकि अगर फ्लक्स को लिंक करना है तो आयरन कोर ने मैग्नेटाइज भी होना है, डीमैग्नेटाइज भी होना है। तो जितनी एनर्जी यहाँ पर यूज़ होगी वो हिस्टैरिसीस लॉस है। अब इसकी रेमेडी क्या है कि कैसे इस लॉस को कम कर सकते हैं। इस लॉस को कम करने के लिए हम आयरन कोर ऐसे मटेरियल का यूज़ करेंगे जो सॉफ्ट हो, सॉफ्ट आयरन कोर। और सॉफ्ट आयरन कोर की पहचान ये होती है कि ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है, ये जल्दी मैग्नेटाइज और जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाता है। और जब इसके हिस्टैरिसीस लूप का पूछा जाए तो याद रखिएगा हिस्टैरिसीस लूप इसका ऐसा होगा कि एरिया स्मॉल होगा, क्योंकि जितना ये एरिया स्मॉल होगा ये रिप्रेजेंट करेगा कि हिस्टैरिसीस लॉस कम है, और यही टेम्परेरी मैग्नेट की पहचान होती है। अब इन बातों को जो मैंने लॉसेस में किए मैं कंस्ट्रक्शन में डिस्कस करूंगा कि ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन में ये कहाँ कहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं और किस तरह से हम अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल की। तो प्राइमरी कॉइल हम कॉपर वायर की यूज़ करेंगे, मींस लेस रेजिस्टिव वायर यूज़ करेंगे, रेजिस्टेंस कम, हमारा पावर लॉस कम हो जाएगा। तो दोनों केसेस में प्राइमरी और सेकेंडरी हो, कॉपर वायर की वाइंडिंग होगी ताकि रेजिस्टेंस कम हो। लेमिनेटेड आयरन कोर, लेमिनेटेड आयरन कोर नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास कोर लेमिनेटेड है। उससे पहले मैं एडी करंट की बात कर लेता हूँ कि फ्लक्स ने जब लिंक होना है प्राइमरी से सेकेंडरी तो फ्लक्स चेंज होगा उस आयरन कोर में, और ये फ्लक्स का चेंज इस फ्लक्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट को इंड्यूस करेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, एडी करंट। और इस एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए हम कोर लेमिनेट करेंगे, मीन्स जो आयरन स्ट्रिप्स हैं इनके दरमियान इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रेजेंट होगी जो करंट को रिड्यूस करेगा। तो लेमिनेटेड आयरन कोर रिड्यूस करेगा हमारे एडी करंट की मैग्नीट्यूड को, और ओवरऑल जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। जो थर्ड हमारे पास है वो आयरन कोर से रिलेटेड ही है, और वो मैंने बात की कि आयरन कोर हम एक ऐसे मटेरियल का यूज़ करेंगे जिसका हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा, मींस एक ऐसा मटेरियल जो जल्दी मैग्नेटाइज और जल्दी डीमैग्नेटाइज होगा। जिसके हिस्टैरिसीस लूप को देखेंगे तो उसके लूप का एरिया स्मॉल होगा। इन तमाम बातों का जो मतलब है वो यही है कि एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी उसको मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करने के लिए, और यूँ भी कह सकते हो कि उसकी डोमेन को अरेंज करने में कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो अगर अब हमसे एक एमसीक्यू पूछा जाए कि वो क्या मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो तीन वो मेथड हमारे पास हैं जो तीनों हमने भी डिस्कस किए, उनको रिवाइज कर लेते हैं। नंबर वन, हमारी जो कोर होगी वो असेंबल होगी लेमिनेटेड शीट से, मीन्स लेमिनेटेड आयरन कोर। नंबर टू, सेकंड ये होगा कि हम लेस रेजिस्टिव वायर को यूज़ करेंगे फॉर वाइंडिंग पर्पस, सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल। और नंबर थ्री कि हम ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे आयरन कोर में जिसका हिस्टैरिसीस लूप स्मॉल हो, मीन्स आयरन कोर ऑफ स्मॉल हिस्टैरिसीस लूप। तो ये तीनों चीज़ें अगर हम पूरी कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। अब लास्ट में हम ट्रांसफार्मर के एक दो न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल बातें हमने कर ली कि क्या क्या हमसे एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। अगर ये पॉइंट्स हमें सारे क्लियर होंगे तो हम एमसीक्यूज़ को ईजिली अटैम्प्ट कर लेंगे। तो पहला मेरा जो एमसीक्यू है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की फॉर्म में, वो ये है कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसकी टर्न्स रेशियो 50 है। अगर स्टेप अप है तो इससे आइडिया हो जाएगा कि NS/NP 50:1। अगर जो प्राइमरी करंट है वो 20 एम्पेयर है और जो प्राइमरी वोल्टेज है मींस इनपुट वोल्टेज जो सप्लाई कर रहे हैं वो 220 वोल्ट, तो सेकेंडरी करंट कितना होगा और सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा। अब हमें जो डाटा गिवन है वो NS/NP का गिवन है, वो 50:1 है। अब हम एक रिलेशन जानते हैं कि IS/IP इक्वल होता है VP/VS के, और ये इक्वल होता है NP/NS के। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करना है करंट। तो हम करंट को यहाँ पर जो कंपेयर करेंगे वो किससे करेंगे, वो उसकी सेकेंडरी टर्न्स और प्राइमरी टर्न्स की रेशो से करेंगे। तो यहाँ पर रिलेशन यूज होगा IS/IP इज इक्वल टू NP/NS। तो IS इक्वल आ जाएगा NP/NS इंटू IP। तो NP/NS क्या होगा,
NS/NP 50:1, तो ये 1/50। IP कितना है वो 20, तो 20/50 मीन्स 2/5, और 2/5 कितना होगा 0.4 एम्पियर। तो सेकेंडरी करंट की वैल्यू आ गई। अब आप इजीली सेकेंडरी वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे करंट की रेशियो से चाहे टर्न्स की रेशियो से। तो VS/VP NS/NP, तो VS क्या आएगा NS/NP इंटू VP। तो NS/NP की वैल्यू हमें गिवन है 50, जो VP की वैल्यू हमें गिवन है वो 220 है। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे 220 को 50 से, तो आपके पास सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। तो प्रॉपरली आप 22 को सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर लें। 22 जब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ 2 जीरोस भी होंगे, तो आपका जो ओवरऑल आंसर होगा वो 11,000 आएगा। तो मीन सेकेंडरी वोल्टेज जो है इस ट्रांसफार्मर के लिए वो 11,000 वोल्ट है। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एक और यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। एक आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कनेक्ट है मेन सप्लाई के साथ 240 वोल्ट। याद रखिएगा अगर किसी क्वेश्चन के अंदर जो मेन सप्लाई हो वो डीसी हो, तो याद रखिएगा आपका आउटपुट जीरो आएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर डीसी पे ऑपरेट नहीं होता, तो आउटपुट की वैल्यू जीरो होगी। तो मेन सप्लाई हमें गिवन है 220 वॉट मीन्स प्राइमरी वोल्टेज, और हम क्या चाहते हैं, हम इसे डिलीवर करना चाहते हैं एनर्जी को टू ऑपरेट अ लैम्प। जो हमारे पास 12 वोल्ट है मीन्स सेकेंडरी वोल्टेज 12 वोल्ट, और जो उसकी पावर है वो 30 वॉट, तो सेकेंडरी पावर 30 वॉट। तो प्राइमरी करंट कैलकुलेट करना है, इसके अलावा हमने टर्न्स रेशो को कैलकुलेट करना है। तो टर्न्स रेशो मीन्स NS/NP की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, जो डाटा है उसको मार्क कर लें कि हमें क्या क्या गिवन है। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टर्न्स रेशो को NS/NP, जो इक्वल है हमारे पास VS/VP के। VS हमें गिवन है 12 वोल्ट और VP हमें गिवन है 220 वोल्ट। अब हमें सॉल्व करना है इसको 12/220 को। अब यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए 2 × 6 12 तो 110, 2 × 3 6, और नीचे क्या आ जाएगा 55। तो 3/55 हमारे पास टर्न्स रेशो आ गई। अगर हमारी ऑप्शंस में फर्दर इसको सॉल्व किया हुआ है तो आप 3 और 55 को डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो फाइंड हो जाएगा। तो टर्न्स रेशो फाइंड हो गई कि 3/55 है। अब दूसरी चीज़ जो हमें कैलकुलेट करनी है वो प्राइमरी करंट कैलकुलेट करना है। तो हमें जो सेकेंडरी पावर गिवन है, और ये गिवन है कि ट्रांसफार्मर आइडियल है, यहाँ से हिंट मिल गया कि प्राइमरी पावर और सेकेंडरी पावर इक्वल होंगे। पावर करंट इंटू वोल्टेज है, तो IP/VP इज इक्वल टू PS। तो यहाँ से IP की वैल्यू क्या आ जाएगी PS/VP। तो PS हमारे पास 30 है और जो VP हमारे पास है वो 220 है। तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, हमने 3 को 22 से डिवाइड करना है। तो 3 को 22 से एग्जैक्ट डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 22 डेसिमल आएगा 30, 22 × 1 22, रिमाइंडर हमारे पास आएगा 8 0। तो 22 × 3 66। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आपके पास आएगा 0.13, और यूनिट इसका क्या होगा एम्पेयर होगा। हमारा लास्ट टॉपिक इस यूनिट का अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। पहले हमारे सिलेबस में ये नहीं होता था, इस दफ़ा ये ऐड हो गया। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जिसको हम AC जनरेटर भी कहते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जनरेटर किसे कहते हैं। जनरेटर है उस डिवाइस को कहा जाता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। जनरेटर एक सोर्स ऑफ करंट है, और सोर्स ऑफ करंट की डेफिनेशन भी यही होती है कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए। तो जनरेटर स्पेसिफिकली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और अगर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल है, तो फिर हम कहेंगे ये जनरेटर क्या है, ये AC जनरेटर है। तो AC जनरेटर एक ऐसा जनरेटर जो मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग पोटेंशियल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट जनरेटर से रिलेटेड कि जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो अगर हमसे MCQ पूछा जाए कि जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मज़ीद स्पेसिफिकली अगर वो जाए तो हमारे पास करेक्ट जो ऑप्शन होगी वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी। जैसे हमने ट्रांसफार्मर में देखा कि ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में म्यूचुअल इंडक्शन है। इसी तरह से यहाँ पर भी ख्याल रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कौन सा फिनोमिना
तो हमारे पास वो आएगा फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इस चीज़ को कि हमारे पास किस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, हम इसको डिस्कस करते हैं। अब जब कंडक्टर को मैकेनिकल एनर्जी दी जाती है तो मैकेनिकल एनर्जी की वजह से हमारे पास उस कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो मीन्स यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ड्यू टू रोटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड। ये मैकेनिकल एनर्जी की वजह से हमारे पास उस कॉइल में होगा, ये फ्लक्स चेंज होगा। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा उस कॉइल में रोटेशन की वजह से, ये उसमें इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी और ये अल्टरनेटिंग फॉर्म में होगी। अब यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को समझने के लिए एक इक्वेशन को मेंशन करते हैं कि हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी जो हम प्रोवाइड करते हैं एज अ इनपुट जनरेटर के अंदर, ये मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से आई? ये कॉइल की रोटेशन की वजह से। कॉइल कहाँ रोटेट कर रही होती है? मैग्नेटिक फील्ड में। तो मीन्स मैकेनिकल एनर्जी के अलावा यहाँ पर जो दूसरी एनर्जी हमारे पास है वो मैग्नेटिक एनर्जी है। और मैग्नेटिक एनर्जी किसकी है? वो उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की है जिसमें वो कॉइल रोटेट करेगी। अब ये दोनों एनर्जीज जो हैं ये एक इनपुट की तरह बिहेव करेंगी। तो एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? हमें रिजल्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग पोटेंशियल की फॉर्म में, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कहेंगे कि हमारी कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करते हैं, ट्रांसफॉर्म इसकी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की। और यहाँ मेन हम कंपोनेंट डिस्कस करेंगे जो हमारे लेवल के ऊपर पूछे जाते हैं, जिनसे रिलेटेड हम आगे डिस्कस भी करेंगे अपने एमसीक्यूज़ में भी। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो पहला मेन कंपोनेंट इसका होता है वो होता है कर्व्ड पोल मैग्नेट। जैसे आप गैल्वेनोमीटर को जब पढ़ते हो तो वहाँ भी आप कहते हो कि आपके जो मैग्नेट होगा उसके पोल फेसिस कर्व होंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो मैग्नेट होगा वो कर्व पोल होगा। और कर्व पोल मैग्नेट क्या करता है? ये बेसिकली रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को प्रोड्यूस करता है। रेडियल मीन्स कर्व, और बेसिकली ये कन्वर्ज हो रही होती हैं हमारी आर्मेचर कॉइल में। और जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास रेडियल होंगी उतनी हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उस आर्मेचर में ज़्यादा होती है। तो कर्व पोल मैग्नेट की हमसे अगर रीज़न पूछी जाए तो हम ये कहेंगे कि रेडियल प्रोड्यूस करेगा और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। दूसरी चीज़ हमारे पास कंस्ट्रक्शन के अंदर वो एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में प्रेजेंट है। तो हम इस चीज़ को समझने के लिए तो सिर्फ रेक्टेंगुलर कॉइल की बात कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर हम मज़ीद एक्सप्लेन करें तो हम कहेंगे कि बेसिकली ये एक आर्मेचर कॉइल होती है। नाउ व्हाट इज़ आर्मेचर कॉइल? आर्मेचर कॉइल कॉम्बिनेशन होती है कॉइल्स की, मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स हमारी ज़्यादा हो जाती हैं। और वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स होती हैं वो वाउंड होती हैं एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर के ऊपर। जैसे आप गैल्वेनोमीटर में कहते थे कि जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो एक आयरन सिलेंडर के ऊपर वाइंड है, तो यहाँ पर भी याद रखिएगा कि जो आर्मेचर कॉइल है जिसको मोटर में और जनरेटर में यूज़ किया जाता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स होती है और वाउंड होती है किसके ऊपर? सॉफ्ट आयरन सिलेंडर पर। और यही रीज़न है कि जब नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास ज़्यादा होंगी तो ऑटोमेटिकली जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होने से आउटपुट भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स जो होती हैं वो अटैच होती हैं इस रेक्टेंगुलर कॉइल के एंड के साथ, और ये परमानेंटली अटैच होती हैं इन टर्मिनल्स के साथ। और जैसे जैसे कॉइल रोटेट कर रही होती है ये स्लिप रिंग्स भी रोटेट हो रही होती है। इन स्लिप रिंग्स के साथ हमारे पास अटैच होते हैं कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस का जो बेसिक पर्पस होता है वो आउटपुट को लेना होता है। स्लिप रिंग्स रोटेट कर रही होती हैं और परमानेंटली अटैच होती हैं इन कार्बन ब्रशेस के साथ, और यही कार्बन ब्रशेस से हमें आउटपुट मिलता है जिसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, अटैच होंगी किसी भी लोड रेजिस्टेंस के साथ जहाँ पर हम अपने आउटपुट को चेक करना चाहते हैं। तो ये है इसकी एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन, कर्व पोल मैग्नेट। तो कंस्ट्रक्शन में तीन चीज़ें, एक कर्व पोल मैग्नेट, एक रेक्टेंगुलर कॉइल, स्लिप रिंग्स, और साथ अटैच क्या है हमारे पास? कार्बन ब्रशेस। और लास्ट में मैं यहाँ शाफ्ट को मेंशन कर रहा हूँ कि शाफ्ट का जो बेसिक पर्पस होगा वो मैकेनिकल एनर्जी को प्रोवाइड करना होगा।
ये इंजन के साथ अटैच होता है और इंजन ही बेसिकली एक आउटपुट मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर को देती है और जनरेटर के रोटेट करने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। या फिर ये शाफ्ट टरबाइन से अटैच है, तो टरबाइन से अब रोटेट करेंगी वाटर के फॉल की वजह से या स्टीम की वजह से, तो तब भी हमारे पास जनरेटर की कॉइल रोटेट करेगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ को समझना है कि जो रेक्टेंगुलर कॉइल हमारे पास है, वहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन होती है तो कैसे अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है। तो यहाँ मैं एक रेक्टेंगुलर कॉइल को ड्रॉ कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड में, जो रोटेट कर रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो हमारे पास इन रेक्टेंगुलर कॉइल के एंड्स की वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होगी, लेफ्ट वाले की अपवर्ड और राइट वाले की डाउनवर्ड। अब अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन पता चल गई तो हम राइट हैंड रूल से ये फाइंड कर सकते हैं कि कंडक्टर में पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो किस डायरेक्शन में है। वेलोसिटी की तरफ थंब होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ फिंगर्स और पाम शो करेगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। और मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी चार्जेस पे अलोंग द कंडक्टर, और जब चार्जेस कंडक्टर में अलोंग मूव करेंगे तो इसकी वजह से उस सर्किट में इंड्यूस करंट भी होगा। तो जब रूल अप्लाई करें, पहले मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर, तो लेफ्ट साइड पे अप्लाई करने से पता चलेगा कि पॉजिटिव चार्जेस अपवर्ड मूव कर रहे हैं, मींस पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट एंड की तरफ जा रहे होंगे, और राइट साइड पे पॉजिटिव चार्जेस डाउनवर्ड आ रहे होंगे। तो जिस एंड से पॉजिटिव चार्ज अवे मूव करेगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव, और जिसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज जाएगा वहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हो जाएंगे, वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो मीन्स इनिशियली इस पॉइंट के ऊपर हम कहेंगे कि हमारे पास जो जनरेटर की कॉइल है उसका लेफ्ट एंड पॉजिटिव है और राइट एंड नेगेटिव है। अब ये कॉइल 90 डिग्री रोटेट कर जाती है। अब कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री रोटेट करेगी तो ये उसकी ओरिएंटेशन होगी जिसको मैंने ड्रॉ किया। अब इस जगह पे हम देखेंगे कि हमारे पास उन कंडक्टर के एंड्स के वेलोसिटी डायरेक्शन होगी अकॉर्डिंग टू द रोटेशन ऑफ द कॉइल। अब मैं उनको मार्क अगर करता हूँ कि रोटेशन ऑफ कॉइल के अकॉर्डिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो हमारे पास जो मेरी तरफ कॉइल का एंड होगा वहाँ वेलोसिटी राइट, और जो मुझसे अवे है वहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होगी। अब अगर आप यहाँ देखो तो वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल या 0 या 180 है। तो मोशनल ईएमएफ के फार्मूला में E इज इक्वल टू VBL साइन थीटा, अगर एंगल 0 या 180 हो तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। अब कॉइल 180 डिग्री रोटेट कर जाती है इनिशियल पॉइंट से, इनिशियली 0 थी, 180 डिग्री कॉइल रोटेट हुई। अब कॉइल जब 180 डिग्री रोटेट होगी तो ओवरऑल हमें जो ओरिएंटेशन में चेंज नज़र आएगा वो ये कि जिस एंड की लेंथ कम थी अब वो राइट पे चला जाएगा, और रेक्टेंगुलर कॉइल के जिस एंड की लेंथ ज़्यादा थी वो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट के ऊपर। लेकिन उनकी अटैचमेंट स्लिप रिंग से चेंज नहीं होगी। अब सेम चीज़ अगर देखो कि कॉइल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज कर रही है, लेफ्ट एंड की वेलोसिटी अपवर्ड, राइट एंड की वेलोसिटी डाउनवर्ड, तो आपका डायरेक्शन 180 चेंज होने से वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई। तो मीन्स कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो पहले की तरह ही फ्लो करेगा। तो लेफ्ट एंड अब जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और राइट एंड क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो जो स्लिप रिंग पहले पॉजिटिव थी अब वो स्लिप रिंग क्या हो गई, नेगेटिव। और जहाँ पर पोलैरिटी रिवर्स हो जाए हम वहाँ पर करंट को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। और अगर हमसे पूछा जाए कि एक रोटेशन में करंट कितनी दफ़ा रिवर्स होता है, तो हमारा आंसर होगा वंस, एक दफ़ा। और कब होता है, 180 डिग्री पर। एक रोटेशन में पोलैरिटी कितनी दफ़ा रिवर्स होती है, वंस, और किस एंगल पे होती है, 180 डिग्री के ऊपर। तो ये जो मैंने आपको समझाया इसका पर्पस आपको समझ आ गया होगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे सको जहाँ पर आपसे पूछा जाए कि करंट की डायरेक्शन कितनी दफ़ा चेंज होती है, पोटेंशियल की पोलैरिटी कितनी दफ़ा रिवर्स होती है, तो हम क्या कहेंगे कि एक रोटेशन में एक दफ़ा चेंज हो रही होती है। मैथमेटिकल रिलेशंस को डिस्कस करते हैं फॉर एसी जनरेटर। तो EMF इज इक्वल टू N ओमेगा AB इंटू साइन ऑफ थीटा। अब ये वेरिएबल्स जो हमारे पास हैं इनका पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। N रेक्टेंगुलर कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा जो शाफ्ट की रोटेशन, A कॉइल का एरिया, B उस कर्व पोल की मैग्नेटिक फील्ड, और जो थीटा हमारे पास है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये भी कह सकते हो वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, या ये भी कह सकते हो कि प्लेन का जो नॉर्मल होगा उसके और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान ये एंगल होता है। तो नॉर्मल टू प्लेन एंड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड, इनके दरमियान जो एंगल होगा ये थीटा होगा। तो हम देखें अपने फर्स्ट केस में जो मैंने यहाँ नीचे मेंशन किया, हमारा जो प्लेन का नॉर्मल है और मैग्नेटिक फील्ड वो परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर एंगल कितना है,
90 डिग्री है। सेकंड केस में देखें तो सेकंड केस में वो एंगल 0 और थर्ड केस में वो एंगल कितना है, दोबारा से 90 या 270 है। अगर हमारे पास ओमेगा को रिप्लेस कर दें 2πf से, एरिया रिप्लेस कर दें लेंथ इंटू विड्थ अगर रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो फिर भी ये फार्मूला करेक्ट होगा। और मैंने इस फॉर्म में यूल इसलिए लिखा ताकि अगर कभी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो वहाँ से ओमेगा फाइंड हो जाएगा, और अगर एरिया डायरेक्ट ना गिवन हो, लेंथ और विड्थ गिवन हो, तब भी आप एरिया फाइंड कर सकते हो। अगर हम कहते हैं कि हमारा एंगल बिटवीन नॉर्मल टू प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पे साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम। तो ई नॉट इक्वल आएगा एन ओमेगा ए बी। तो मैं लिख सकता हूँ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ थीटा, और इसको डिवाइड करते हैं रेजिस्टेंस से, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। इवन आप एसी जनरेटर के अंदर जो पावर डिलीवर हो रही है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, और पावर को कैलकुलेट करने के लिए आप जो रिलेशन यूज करोगे वी स्क्वायर ओवर आर, और वी की जगह ई आ जाएगा, तो पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर आर। अब यहाँ से पावर जो डिलीवर हो रही है थ्रू एसी जनरेटर उसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इन फार्मूला से सॉल्व होते हैं, और ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैक्सिमम ईएमएफ या पीक ईएमएफ के होते हैं। तो ई नॉट इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जनरेटर से रिलेटेड, बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर। बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर का मतलब होता है कि इफ अ जनरेटर बिहेव लाइक अ मोटर, कि जनरेटर मोटर की तरह बिहेव करे। और ऐसा क्यों होता है, इसकी रीजन हमारे पास लेंजेज लॉ होती है कि जनरेटर में इनपुट मैकेनिकल एनर्जी है, तो जब इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा तो लेंजेज लॉ अपने कॉज को अपोज करने के लिए भी एज अ आउटपुट मैकेनिकल एनर्जी को ही प्रोड्यूस करेगी। तो बैक मोटर इफेक्ट क्या है, इफ अ जनरेटर बिहेव्स लाइक अ मोटर, और रीजन इसकी क्या है, लेंजेज लॉ। और हम इसके बारे में ये कहते हैं कि लेंजेज लॉ की वजह से एक काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जो हम टॉर्क दे रहे हैं उसके काउंटर, वो काउंटर टॉर्क अपने कॉज को अपोज करेगा। मींस अगर रोटेशन बढ़ रही है तो ये काउंटर टॉर्क उसको कम करने की कोशिश करेगी, और अगर हमारे पास रोटेशन कम हो रही है तो ये काउंटर टॉर्क उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। अब इस चीज़ को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। काफ़ी चीज़ें तो हम लेंजेज लॉ में एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेट्स से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, और यहाँ हमारे पास जनरेटर की कॉइल प्रेजेंट है। और ये चीज़ याद रखिएगा, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर दोनों पे अप्लाई होती है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हम रोटेट करवा रहे हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमारी इनपुट है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस जनरेटर को। अब इस इनपुट की वजह से हमारे पास कॉइल की रोटेशन होगी, और मैं इनपुट ले लेता हूँ कि ये टॉर्क इंक्रीज हो रही है। यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड होगी और राइट एंड पे वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। अप्लाई आप यहाँ पर करोगे राइट हैंड रूल को, तो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी चार्जेस पे। सबको पता चल जाएगा कि लेफ्ट एंड आपका पॉजिटिव है और राइट एंड आपका नेगेटिव है। अब ये जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ, इस इंड्यूस करंट ने अपने कॉज को अपोज करना। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर कि करंट जब किसी कंडक्टर में प्रोड्यूस होता है और कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में हो तो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगी जो करंट की वजह से होगी, ये काउंटर टॉर्क की तरह प्रोड्यूस होगी। और मैं अगर राइट हैंड रूल को यहाँ अप्लाई करूँ कि करंट की डायरेक्शन में थंब, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में फिंगर्स, तो मेरी मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी इनपुट टॉर्क की वजह से बॉडी रोटेट कर रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स होगी वो काउंटर टॉर्क जो प्रोड्यूस करेगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगी। और ये तब हुआ जब हमारी रोटेशन बढ़ रही है, तो लेंजेज लॉ उस रोटेशन को कम करने के लिए काउंटर टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगी। काउंटर टॉर्क हमेशा हमारी टॉर्क के ऑपोजिट नहीं होती। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हमारी ये टॉर्क डिक्रीज हो रही होती, ये इनपुट है, और इस टॉर्क के डिक्रीज होने की वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, तो तब जो काउंटर टॉर्क है वो हमारी रोटेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगी। और इस केस में इनपुट और रोटेशन जो है और हमारे पास जो काउंटर टॉर्क की रोटेशन वो सेम डायरेक्शन में होगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि काउंटर टॉर्क हमेशा हमारी इनपुट टॉर्क की ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होती। तो यहाँ मैं उसी चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ कि हमारे पास अब जो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स भी उसी डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस होगी। और जब मैग्नेटिक फोर्स उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी
तो जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में कहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो वेव फॉर्म होती है वो साइनोसॉइडल होती है, साइन वेव होती है। याद रखिएगा एसी जनरेटर की जो वेव फॉर्म है वो भी साइनोसॉइडल है, साइन वेव है। और ये हम ऊपर फार्मूलाज में देख भी चुके हैं कि अगर E इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा, तो E और I की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम है तो E की वैल्यू मैक्सिमम है, जब साइन की वैल्यू मिनिमम है तो E की वैल्यू भी मिनिमम है। तो यहाँ पर हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन E एंड थीटा, या I एंड थीटा हो, या E और टाइम हो, या I और टाइम हो, तो जो वेव फॉर्म होगी वो साइन वेव होगी। तो यहाँ मैं लॉन्ग एक्स एक्सेस डिफरेंट एंगल्स को मेंशन कर रहा हूँ, 0, 90, 180, 270, 360, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है 0, π/2, पाई, 3π/2 और पाई से। अब 1/1 इन एंगल्स पे पहले साइन थीटा की वैल्यूज को देखें। जब एंगल 0 होगा तो साइन 0 0, जब एंगल 90 होगा तो साइन 90 1, मीन्स हमारे पास साइन की वैल्यू मैक्सिमम आ गई और पॉजिटिव आ गई। जब एंगल हमारे पास होगा 180, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है। और जब एंगल हमारे पास होगा 270, तो साइन 270 होता तो मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव होता। और इसी तरह से जब एंगल हमारा पाई होगा तो सॉरी 2 पाई होगा, तो साइन ऑफ 2 पाई मीन साइन ऑफ 360 क्या होता है, 0। तो जो वैल्यू 0 पे होगी वही वैल्यू हमारे पास 2 पाई पे भी होगी। तो अगर आपको ये वैल्यूज पता है कि साइन के डिफरेंट एंगल्स के लिए क्या हैं, तो आप इजीली ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ आपने वैल्यू को मैक्सिमम और मिनिमम शो किया, अब वहाँ पर आप E को मैक्सिमम और मिनिमम शो कर दोगे, क्योंकि E नॉट साइन थीटा के इक्वल है। तो इन पॉइंट्स को अगर मैं मार्क करता हूँ इस ग्राफ के ऊपर, तो ये हमारे 5 पॉइंट्स होंगे। और जब इनको हम ज्वाइन करेंगे तो हमारी जो वेव फॉर्म यहाँ बनेगी वो क्या बनेगी, वो साइनोसॉइडल बनेगी, मीन्स साइन वेव बनेगी। तो 90 पर E पॉजिटिव मैक्सिमम है और 270 पे E नेगेटिव मैक्सिमम है। और 0, 180 और 360 पर E की वैल्यू क्या है, वो 0 है। अब इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे कॉइल की रोटेशन से, कि हमारे पास इन एंगल्स पे जो कॉइल है उसकी क्या ओरिएंटेशन है। वहाँ पर हमारा जो एंगल है वो बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जिससे हमें आइडिया होगा कि क्यों EMF मैक्सिमम आ रहा है, क्यों EMF मिनिमम आ रहा है, क्यों EMF पॉजिटिव आ रहा है, और क्यों हमारे पास जो EMF है वो नेगेटिव मैक्सिमम आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 0 डिग्री के ऊपर। 0 डिग्री पर जो कॉइल की ओरिएंटेशन होगी वो इस तरह से होगी कि कॉइल का जो नॉर्मल है, मीन्स नॉर्मल टू द प्लेन या वेक्टर एरिया, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होगा, वो पैरेलल होगा। और ये रीज़न है कि हमारा जो एंगल होगा वो 0 होगा। और E इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा में जब एंगल 0 आएगा तो EMF की वैल्यू भी क्या आई, वो 0 आई। जब कॉइल 90 डिग्री रोटेट कर जाएगी तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो नॉर्मल टू प्लेन मीन्स वेक्टर एरिया, उसका एंगल अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना हो जाएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा। और जब E इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा के फार्मूला में आप एंगल 90 पुट करोगे, साइन 90 पॉजिटिव 1, तो E पॉजिटिव E नॉट के इक्वल आ जाएगा। कॉइल 180 डिग्री रोटेट कर गई इनिशियल पॉइंट से, तो कॉइल 180 डिग्री रोटेट करेगी। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो वेक्टर एरिया है वो वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल हो जाएगा, कि जो वेक्टर एरिया पहले 0 डिग्री पे राइट था, अब वो वेक्टर एरिया 180 डिग्री पे लेफ्ट चला जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड तो राइट डायरेक्शन में ही है। अब इस केस में हमारा एंगल 180, और E इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा के फार्मूला में जब एंगल 180 पुट करोगे, साइन 180 0, तो EMF की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 0 आ जाएगी। 270 डिग्री की बात करें, मीन्स फर्दर कॉइल 90 डिग्री रोटेट कर गई 180 के बाद। अब हमारा जो वेक्टर एरिया या नॉर्मल टू प्लेन, जो पहले 90 डिग्री पे इनटू द प्लेन था, अब वो आउट ऑफ द प्लेन आ जाएगा। अब यहाँ पर एंगल B का और A का टोटल कितना होगा, 270, क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज एंगल देखना है। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल जब ये 270 होगा तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा, थीटा 270, साइन 270 -1, तो EMF मैक्सिमम तो होगा लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम होगा। और इन द एंड जब आपके पास कॉइल 360 डिग्री रोटेट कर जाएगी
तो पॉइंट जो 0 पे था वो रिपीट होगा। अगर एंगल 0 के ऊपर EMF 0 आएगा तो एंगल 360 के ऊपर भी EMF क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। तो ये बचे हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और कॉइल की ओरिएंटेशन है, और हर पॉइंट पे हमें नज़र आ रहा है कि प्लेन का जो नॉर्मल है मींस वेक्टर एरिया उसका और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल क्या है। और इवन आप यहाँ पर कॉइल पे मार्क कर सकते हो कि कहाँ कौन सा एंड पॉजिटिव होगा और कौन सा एंड नेगेटिव होगा। एक क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछता हूँ कि किस एंगल के ऊपर EMF मैक्सिमम वैल्यू के हाफ होती है। इज E इज इक्वल टू हाफ ऑफ E नॉट। तो E को रिप्लेस कर दें E नॉट साइन थीटा से, और E नॉट को रिप्लेस कर दें, बल्कि रिप्लेस यहाँ जरूरत नहीं है, E नॉट ही लिखा रहने दें। E नॉट से कैंसिल हो गया। थीटा साइन इनवर्स 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, आंसर क्या होगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री को π/6 कहा जाता है, और टाइम की फॉर्म में इसको T/12 कहा जाता है। और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी से आप इजीली एंगल को टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे किए भी थे। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग AC जनरेटर, कि हमारे पास एक कॉइल है 20x20 सेंटीमीटर की। इससे हमें आइडिया हो गया कि एक स्क्वायर कॉइल है, उसकी लेंथ और विड्थ 20 सेंटीमीटर है। साथ हमें ये कह दिया गया कि कॉइल की जो टन्स हैं वो कितनी हैं, वो 30 टन्स है, मीन्स 30 टन्स है। कॉइल रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में विथ 30 RPS। 30 RPS मीन्स 30 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, और जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो 1 टेस्ला। कैलकुलेट करनी है इंड्यूस EMF की पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मीन्स हमने E नॉट को कैलकुलेट करना है। सिंपल क्वेश्चन है, आप सॉल्व इसको कर सकते हैं। फार्मूला आपको याद होगा अगर जनरेटर का, तो E नॉट को सब्स्टिट्यूट करोगे कि E नॉट किसके इक्वल है, N ओमेगा AB नवाब। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ 30 हैं, ओमेगा 30 RPS, रेवोल्यूशंस कन्वर्ट करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एरिया 20 × 20 400, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड 1। अब आपने इनको करेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई करना। अगर करेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर एक्यूरेट आ जाएगा। 10⁻⁻4 है, और साथ देख सकते हो कि 4 जीरोज है, मीन्स 10⁻4 10⁻⁻4 से कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी क्या रह गया, 3 3 2 और इसके अलावा 4। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा 3 × 3 9, 9 × 2 18, और 18 × 4 आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 72 पाई, और यूनिट क्या होगा वॉल्ट। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे तो फर्दर ये एग्जैक्ट आंसर भी आ जाएगा। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू AC जनरेटर, कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, सॉरी एक स्क्वायर कॉइल है, जिसकी हमारे पास एक साइड 16 सेंटीमीटर की है और नंबर ऑफ टर्न्स उसकी 200 है। वो रोटेट कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 0.05 टेस्ला है। जो पीक EMF है वो 12 वोल्ट है। तो कैलकुलेट करें एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो E नॉट इज इक्वल टू N ओमेगा AB। अब हमें कैलकुलेट करना है ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू E नॉट ओवर N AB। सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यूज़ को प्रॉपरली पुट करें, प्रॉपरली डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में 12 है, डिनोमिनेटर में 200, एरिया अब 16 को 16 से मल्टीप्लाई करने से आएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻⁴ भी आएगा। तो 16 × 16 और साथ 10⁻⁻⁴, और मैग्नेटिक फील्ड 0.05, उसको लिख सकते हैं 5 10⁻⁻2। अब यहाँ इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब मुश्किल कोई कैलकुलेशन नहीं है कि जो सॉल्व ना हो सकती हो। अब मैं आपको एज अ स्टूडेंट अगर सॉल्व करूँ तो कैसे करूँगा, सिंपल कैलकुलेशन से करूँगा। सबसे पहले मैं जीरोस को देखूंगा कि जीरोस क्या कैंसिल होते हैं। तो 10⁻⁻2 से कैंसिल होगा, फिर 12 वो नीचे 2 × 6, तो ये ऊपर आपके पास 6 आ गया, नीचे 16 × 6 और साथ 10⁻5 और -4 पावर ऊपर जाकर +4 हो गई। फर्दर आप देखो कि क्या चीज़ यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। आप यहाँ पर 16 को 16 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वो भी ठीक है। आप इवन ये भी कर सकते हो कि 16 को और नीचे ऊपर 6 को सॉल्व कर दो, तो यहाँ के बाद 2 × 3 6 और 2 × 8 16। तो अब यहाँ पर नीचे 8 और 16 और 5 मल्टीप्लाई करोगे 640 आ जाएगा। तो 640 को आप सॉल्व करने के लिए लिख दो 6.4 10⁻²। अब आप इजीली 3 को और 6.4 को सॉल्व कर सकते हो।
10⁻², ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 3/6.4 अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आपके पास आएगा 1/2.1 या 1/2, तो 1/2 कितना होता है 0.5, तो अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर आ गया 0.5 इंटू 10⁻², मीन्स 50 रेडियन पर सेकेंड आपका आंसर है। और अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है आरपीएम में, तो आप इसको रेडियन को 1/2 पर रेवोल्यूशन और 1 सेकेंड 1/60 मिनट आप उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ मेंशन करूंगा जिसको आप खुद सॉल्व करेंगे, ये बुक का न्यूमेरिकल है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और उस रेक्टेंगुलर कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 360 है। इसके अलावा हमें ये कहा गया कि वो 420 आरपीएम से रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में जो 0.014 टेस्ला, जो पीक ईएमएफ वो 50 वोल्ट है, और रेक्टेंगुलर कॉइल की जो विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर है। हमने कैलकुलेट ये करनी है कि उस रेक्टेंगुलर कॉइल की लेंथ क्या होगी। तो मैंने आपको जब फार्मूला ऊपर लिखा था तो मेंशन किया था कि E0 n⍵AB में एरिया आप रिप्लेस कर सकते हो लेंथ इनटू विड्थ, तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो कि लेंथ की वैल्यू क्या होगी।